तो आप यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको v दिया गया है और उसने आपसे पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा है आफ्टर यूनिट टाइम। तो अब इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा, जैसे हमने पहले तो ये लिख लिया v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी एंड प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें ये चीज पता है कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करना है। अब वो कैसे यूज करना है, तो उसमें आपको क्या बताया गया था कि अगर किसी चीज का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे ds बाई डी टी अगर हमें ये पता है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करके s की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप यहां पर देखो कि अगर हम ये v है इसको हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ds डिवाइडेड बाई डी टी v को, और ये लिखेंगे हम v नॉट प्लस जी टी एंड प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिखेंगे, ds इज इक्वल टू, जो dt है ये इस साइड में ले जाएंगे तो v नॉट एंड प्लस जी टी एंड प्लस एफ टी स्क्वायर, और यहां पर dt लिख देंगे और यहां पर लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, मतलब पूरे dt को उधर ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके बाद आपको यहां पर लगानी है लिमिट, तो हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे और हम यहां पर अप्लाई करेंगे लिमिट। लिमिट कैसे लगाते हैं वो जरा समझो। जैसे इधर क्या है टाइम, तो इधर टाइम की लिमिट रखेंगे, इधर क्या है s, तो इसकी s की लिमिट रखेंगे। तो उसने आपसे कहा है इफ इट्स पोजीशन एट x इक्वल टू, अच्छा यहां पर x दिया गया है तो हम लोग यहां पर क्या करें, इसे थोड़ा सा सिंबल बदल देते हैं। जैसे जब x दिया गया है तो हम यहां पर सिंबल x यूज कर लें, भाई वो जो भी सिंबल x y z s जो भी सिंबल थे हम सिंबल वही यूज कर सकते हैं यहां पर, तो वही हम यूज करेंगे ही। तो ये हो गया x और यहां पर भी हो गया x, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, देन इट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, तो आपको स्टार्ट यहां पर क्या स्टार्टिंग में दिया गया x इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू जीरो, मतलब हम लिमिट स्टार्ट करेंगे जीरो से, तो जब t की वैल्यू जीरो, यहाँ dt है तो यानी कि t की लिमिट, और उस समय x की वैल्यू क्या है जीरो। और इसी तरह से उसने कहा देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t इक्वल टू वन इज, तो यूनिट टाइम का मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद आपको यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और फिर हम यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे जीरो। इधर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो v नॉट, तो v नॉट है तो dt भी इसके साथ में रहेगा ना, तो dt का इंटीग्रेशन जैसे dx का x होता है वैसे dt का t हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे v नॉट और इंटू डी, और इसी तरह से ये हो जाएगा प्लस जी टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टू, और प्लस वही t टू द पावर 1 है तो फार्मूला क्या होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो t की पावर 1 है तो 1 प्लस वन 2 और नीचे भी 1 n प्लस वन यानी कि 1 प्लस वन 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर f टी स्क्वायर t प्लस वन एंड t प्लस वन, तो यहाँ सॉरी 2 प्लस वन एंड 2 प्लस वन, तो ये हो जाएगा क्यूब और डिवाइडेड बाई 3, लिमिट लगा देंगे यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 1 एंड 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर है ये पहले अपर लिमिट, मतलब ये x रखेंगे तो x ही है तो उसमें कुछ करना ही नहीं, तो x और फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या हो जाएगा जीरो, पहले x की जगह पर x रखेंगे और फिर x की जगह पर जीरो, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा v नॉट t, अब 1 रखना है सब कहीं, तो चाहे t की जगह 1 रखो, स्क्वायर में t की जगह 1 रखो, क्यूब में, लेकिन रहेगा तो 1 ही, चाहे उसका स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, तो ये जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा v नॉट एंड प्लस g बाई टू, g बाई टू हो जाएगा ना यहाँ पर, और ये हो जाएगा f बाई थ्री, क्योंकि t की वैल्यू 1 रखने पर वो 1 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई और प्लस यहाँ पर हो जाएगा f डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, तो पहले हमने अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस करके आपको लोअर लिमिट रखनी है, तो लोअर लिमिट में जब आप जीरो रखेंगे तो सब कहीं जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो एंड प्लस जीरो एंड प्लस जीरो। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू जी बाई टू, वी नॉट प्लस जी बाई टू एंड प्लस एफ डिवाइडेड बाई। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड,
वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री। थर्ड ऑप्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ नीट पूछा गया था तो 2016 में, और वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, कोई उसमें चेंज नहीं। v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है और आपसे डिस्टेंस पूछा गया है बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। जैसे इसमें 0 से 1 कहा गया था, उसमें 1 to 2 है, तो वैसे ही आप इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर। इसमें आप एक चीज और देखो यहाँ पर कि जैसे जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट जो दिख रहा है, इस रिजल्ट को जरा ऑब्जर्व करो। जैसे होता क्या है कि हम कुछ नई चीज नहीं बताने जा रहे, ना कोई ट्रिक बताने जा रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि जो चीजें अननेसेसरी हैं उनको हम एग्जाम में या हम आगे अपनी प्रैक्टिस में उस चीज को रखेंगे और उसको लिखने से हम बचेंगे, जिससे कि हमें वो चीजें लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो आप देखो यहाँ पर कि जैसे ये dx लिखा हुआ है और यहाँ पर x और 0 है, तो आपको यहां पर अगर कुछ और नहीं है dx के साथ, मतलब इसके साथ कुछ और नहीं होना चाहिए, खाली dx है, dx के कुछ भी हो सकता है, dt हो सकता है, df हो सकता है, कुछ भी है, बस इसके साथ में कुछ नहीं है, तो जो रिजल्ट आया है वो डायरेक्ट x माइनस 0, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो आप पहले आपने इसको ऐसे लिखा, फिर आपने ऐसे लिखा और फिर आपने इसे ऐसे लिखा, 3-4 बार उसको लिखा ना अलग अलग तरह से, ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा। लेकिन हम चाहें तो डायरेक्ट यहां से समझ सकते थे ना x माइनस 0 क्या आएगा x, तो हमें ये ऐसे ना लिखना पड़ता, बल्कि हम क्या लिख देते, x लिख देते। तो ये कहीं भी आप कर सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि कहीं पर भी, जैसे मान लिया यहाँ पर dx या dt लिखा हुआ है, अब यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका आंसर 2 ही आना है, ठीक है, 7 माइनस 5 ही आएगा। अगर मान लिया यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी हम ले सकते हैं, यहाँ पर मान लिया dv लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर dv लिखा है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और यहाँ पर सपोज कर लिया 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसका आंसर, मतलब उसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि हम पूरा लिख रहे हैं। जनरल फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, मान लिया यहाँ पर dv लिखा हुआ है, यहाँ पर v2 है और यहाँ पर v1 है, लेकिन इसके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, तो अगर इसका आंसर देखें तो क्या आएगा, मतलब उसे हम बार बार ऐसे लिखे नहीं कि पहले v लिखा फिर ब्रैकेट बनाया, तो हमारा क्या होगा, टाइम ही तो बच जाएगा ना। अभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसे लिखें, लेकिन आप सोचो इसके साथ में t लिखा होता, तब ये थोड़े लिख देते, तब ये गलत हो जाता, क्योंकि फिर तो t का t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, उसमें वैल्यूज डालेंगे तो कुछ अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर ये नहीं लिखा है तो फिर आप 7 माइनस 5 सीधे सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करो। If the velocity of particle v is equal to at plus bt square, at plus bt square, a and b constants है, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second. तो v is equal to at plus bt square. अब यहाँ पर a जो है, अब जैसे यहाँ पर भी हम लिखेंगे तो हम तो स्टेप बाय स्टेप ही लिखेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें जैसे उसने x या y या s कुछ लिखा नहीं है, तो आपको यहाँ पर लिखना है v को dx by dt या ds by dt, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे हम जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हम ds लिख लिया करें, ds by dt is equal to at plus bt square। अगले स्टेप में हम लिखेंगे ds is equal to at plus bt square एंड यहाँ पर हो जाएगा dt, और फिर आप इसे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। अब जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो लिमिट रखेंगे, तो आप यहाँ पर ये भी देखो कि हमें ये चीज पता था कि ऐसे ही होना है, तो आप ये जरूरी नहीं कि बीच का स्टेप लिखो, आप डायरेक्ट dt इधर ट्रांसफर करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो एक लाइन और लिखने से बच जाएंगे। लिमिट क्या है, 1 एंड 2, और देखो उसने आपसे यहाँ पर कहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज दिस वेयर a and b आर कांस्टेंट देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, ठीक है, मतलब इनके बीच में। तो आप ऐसे मान लो कि जब 1 सेकेंड है तो जो यहां पर है उसको आप 0 मान लो, ठीक है, मान लो वहीं से उसने स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच में चाहिए, तो हम इसी को स्टार्टिंग मान ले, 0 कर दिया, और 2 सेकेंड पर हम मान ले s, तो 0 से s, 1 से 2, यानी कि 1 से 2 के बीच में आपको s पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चीज को जैसे भी बताया गया था वैसे लिखेंगे 3 बार, लेकिन हमें पहले से पता है s माइनस 0 ही आएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा s, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। और इधर वैसे ही कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस bt क्यूब डिवाइडेड बाई 3, वही फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2,
और यहाँ 2 है, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3, और फिर आप लगा देंगे लिमिट 2 and 1। आप पहले 2 रखते हैं तो a, t की जगह पर आप क्या रखेंगे 2, तो जब आप t की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना 4, और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहां पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और फिर ऐसे ही b, और जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8, तो यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में 8 एंड डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3, ये अपर लिमिट हो गई। और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ a 1/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, एंड प्लस b और ब्रैकेट में 1 एंड डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 2a प्लस ये आ जाएगा 8b डिवाइडेड बाई 3 माइनस a/2 एंड माइनस b डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करके लिख देंगे तो 2a माइनस a/2, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर हम लिख ही दे रहे हैं। वैसे तो ये सब आप तुरंत कैलकुलेट करके ही लिख लें, लेकिन लिखना पड़ रहा है मुझे 8b/3 एंड प्लस माइनस 2a माइनस a/2, तो क्या आ जाएगा 4 - 1, यानी कि 3/2a आ जाएगा, तो 3/2a आ जाएगा, और प्लस यहां पर 3 एलसीएम हो जाएगा तो 7b डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 7/3 b आ जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन बताया था उनका बिल्कुल सही था, 3/2a प्लस 7/3b। इस समय बहुत बढ़िया चांस है सिलेक्शन का, क्योंकि जो फिजिक्स का पेपर आ रहा है वो पहले जैसा नहीं आ रहा, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा टफ पेपर आता था, एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता था, इसीलिए बहुत मेरिट हो जाती थी। लेकिन इस समय का जो पेपर है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप एफर्ट कर लो, और एक बार फिजिक्स को कंट्रोल में कर लिया आपने, ग्रिप में ले लिया, तो आपके बाकी सब्जेक्ट भी सुधर जाएंगे, क्योंकि यही खतरनाक है सबसे, यही आपको सबसे ज्यादा टेंशन यही देता है एग्जाम में। आधा कॉन्फिडेंस तुम्हारा फिजिक्स की वजह से लूज होता है, आप जा रहे होते हैं एग्जाम में, ज्यादा आधा दिमाग आपका ही सोच रहा होता पता नहीं फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, कोई ये नहीं सोचता बायो का कैसा आएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स की ज्यादा टेंशन होती, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आपको यही सब्जेक्ट करता है। और एक बार इसमें आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस एक बार बढ़ गया तो फिर आपको जो सब्जेक्ट, जैसे कभी टेस्ट पेपर दो या कभी एग्जाम दो, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत पेपर गड़बड़ होने लगता है, जैसे मान लिया 2-4 क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं, तो आगे का पेपर अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, मान लिया क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो किसी बॉलर के 1-2 छक्के पड़ जाते हैं, तो फिर उसके छक्के छूट ही जाते हैं, फिर वो उसका कॉन्फिडेंस, वो पता लगा अगली बॉल वाइड डाल रहा है, इधर फेंक रहा है उधर फेंक रहा है, कहीं नो बॉल डाल रहा है, तो अगर 2-3 उस पर लग गए शॉट तो उसका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, तो उसकी लाइन लेंथ तुरंत बिगड़ जाती है। लेकिन उसी कंडीशन में अगर कोई बॉलर संभल के उसने कहा अच्छा ठीक है तुमने 6 मारा है, अभी बताते हैं, अब उसने वहीं पर कोई चीज ट्विस्ट कर दी या कुछ स्विंग करा दिया बॉल, या कुछ उसने नए तरीके से उसने बॉल फेंक दी, तो विकेट भी उसको मिल जाता है। तो वही कंडीशन है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखो, और वो कॉन्फिडेंस आपका, यहाँ पर जो सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपका क्रिएट करता है वो फिजिक्स है, ये सबसे आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है। तो आपको इस सब्जेक्ट को ग्रिप में पकड़ना है, और ये आपने ग्रिप में ले लिया तो आपके बाकी सब्जेक्ट अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है, फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, पेपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा है, आराम से आप कर लेंगे, और पेपर हम वैसे ही बनाएंगे, हमारा जो पेपर आप देखेंगे तो पेपर में छोटे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कई बार ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, और मैचिंग वाले क्वेश्चंस है, उसमें पता लगा वही चीजें हमने जो पढ़ा रखी उन्हीं को हमने कुछ घुमा फिरा के दे दिया, तो पेपर वैसा ही लेवल का रहेगा जिस लेवल का पेपर इस समय आ रहा है।
क्लास में जब हम कराएंगे क्वेश्चन, उस तरह के भी क्वेश्चंस करा देंगे जिस तरह के क्वेश्चंस अगर बाई आ गए तो आपके दिमाग में ये ना हो कि ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो हम हर तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे, लेकिन टेस्ट पेपर में हर तरह के क्वेश्चंस डाल, लेकिन जो लेवल है जैसा आ रहा है उसी के सराउंडिंग में वो लेवल हम रखेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। कई बार ये होता है ना कि बहुत टफ पेपर अगर आप देते रहो तो वो भी नुकसान करता है। फिर एग्जाम में बैठ के सोचते हैं भाई इतना आसान थोड़े हो सकता है, कुछ तो इसमें होगा, पता लगा क्वेश्चन सीधा सीधा है और बैठ के वहां सोच रहे हैं, कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। होता है ये, आप टफ क्वेश्चन देते रहो, ठीक है, एग्जाम में बैठ के तुम सोचोगे बैठ के। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि वहां पर हम ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ t-1 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। क्या आएगा? आप देखो एक्सेलरेशन दिया गया है, वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, यानी कि अगेन इंटीग्रेशन होगा। तो यहां पर आप a इज इक्वल टू लिखेंगे 2t-1। ठीक है, आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर उसको हम कैसे लिख सकते हैं? dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 2t-1। तो इसे हम ओपन कर देते हैं, 2t-2 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? dv इज इक्वल टू 2t-2 और यहां पर हमने लिख दिया dt। आप ओपन ना करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे लिख दिया हमने, dv इज इक्वल टू हो गया। अब इसे आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पहले लिमिट लगानी होगी। उसने कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट का मतलब t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर वो रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी भी 0 हो गई। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी उसकी क्या है? ठीक है, v। तो आप यहां पर देखो, ये अभी आपको बताया गया था, वही चीज फिर से आ गई, तो डायरेक्ट लिख दो v माइनस 0 मतलब v, और उसके बाद आगे यहां पर क्या होगा? इंटीग्रेट करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 2t² डिवाइडेड बाई 2, पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपान 1 प्लस 1 2, और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा? 2t, 2 का 2t हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहां पर 5 एंड 0। ठीक है, फिर आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो 2 और 2 है ये तो हो जाएगा कैंसिल, और आप यहां पर रखेंगे लिमिट, तो पहले रखेंगे 5² और फिर माइनस 2 इंटू 5। ठीक है, माइनस, इसके बाद हम 0 रखेंगे तो यहां भी 0 और यहां भी 0। ठीक है, तो 0 माइनस 0, 25 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां से आपको एक आइडिया भी लगेगा कि जो इक्वेशंस होती हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस, वो इक्वेशन कैसे डेराइव करते हैं वो भी आइडिया लग जाएगा, और अगला क्वेश्चन भी हम लोग समझ लेंगे। तो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा ही गया है। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम एज bt, मतलब जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो किसके बराबर है? bt के बराबर। The particle starts from the origin with an initial velocity v naught. Initial velocity क्या है उसकी? v naught. The distance traveled by the particle in time t will be. Distance आपको निकालनी है वहां पर टाइम के साथ क्या हो जाएगी। तो आप यहां पर एक बार देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो आपको दिया गया है वेरिएबल। ठीक है, जैसे यही चीज आपको बस समझनी रहती है। यहां पर तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपको जो हमने दिया था मोशन इन 1D में, तो कई लोगों ने इसका गलत आंसर निकाला था। याद है ना कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी, टाइम दिया गया था t, और फिर आपसे हमने वेलोसिटी पूछी थी, तो आपने अप्लाई कर दिया था v बराबर u प्लस ए टी और निकाल दिया था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है। तो हमें ये चीज याद रखनी होती है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो सब मिक्सअप होकर आएगा ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो वेरिएबल में हम अगर ये अप्लाई कर दें
मान लिया यहाँ पर लिख देते s बराबर निकालना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और फिर u की जगह पर स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ पर स्टार्टिंग वेलोसिटी दी गई ना v नॉट, तो हमने पता लगा u की जगह रख दिया v नॉट इंटू टी एंड प्लस हाफ b इंटू टी, और ये टी स्क्वायर यानी कि क्या बन जाएगा टी क्यूब। तो आप देखो v नॉट टी 1/2 बी टी क्यूब, सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या सेकेंड ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका आंसर उसने बना दिया यहाँ पर कि आप अगर ये इक्वेशन यूज करोगे तो एक आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आंसर एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि आपने ये इक्वेशन अप्लाई कर दी जो कि यूज होती है सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को यहां दिया गया है वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो हम इसमें क्या करेंगे, dv डिवाइडेड बाई dt, तो dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू bt, या फिर हम इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू bt इंटू dt, और हम इसे करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी v नॉट, और फिर t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी कितनी v के लिया हमने, ठीक है। ऐसे मान लिया यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी, क्योंकि हमें अभी s निकालना है। तो आप ये भी ध्यान दो कि आपको बताया था s v एंड a, तो अगर a से s तक जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, v से होकर जाना पड़ेगा। कोई आपके पास ऐसा तरीका नहीं कि a से हम डायरेक्ट s पा जाएं, तो a से पहले v निकालना पड़ेगा एंड देन v से s, यानी कि 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले हम यहां पर v निकाल, अब ये देखो यहां पर dv है खाली, इसका रिजल्ट क्या आएगा, v माइनस वी नॉट। आपको क्या पता है, डायरेक्ट आप इसको, अगर यहां कुछ लिखा नहीं खाली dv dx dt है, तो डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट करके लिख लो इसको, तो यहां पर आ जाएगा ये v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू, और यहां आ जाएगा bt स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और चीजों को और समझना सीख कर यहां पर सीखो। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो क्या है, t है यहां पर ना, और 0 है, तो आप सोचो यहां लिमिट हम रखेंगे तो हम अननेसेसरी तो अपना कैलकुलेशन बढ़ाएंगे। जब आप यहां पर t रखोगे तो t ही आएगा, और जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही समझ में आ गया कि लिमिट रखने से कोई बेनिफिट होना नहीं, तो आप डायरेक्ट यहां पर रख दो v इज, बाकी आप जैसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी आपको अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूरा वैसे ही करो, लिखो पूरा ब्रैकेट ब्रैकेट बनाकर जैसे हमने बताया पीछे, वैसे लिखेंगे आप, फिर लिमिट रखेंगे, फिर फाइनली जब आपको यही मिलेगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा बीच के स्टेप क्यों लिखे, अननेसेसरी यहां पर लग रहा था कि t रखने पर t आएगा, 0 रखने पर 0, तो क्यों हम एक लाइन बढ़ाएं यहां पर। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, v नॉट एंड प्लस bt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, किया गया। अब फिर से आपको क्या करना है, आपको यहां पर s निकालना है, तो हम v को लिखेंगे ds बाई dt, तो हमने इसको लिखा ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस bt स्क्वायर बाई 2, इट इंप्लाइज दैट ds इज इक्वल टू v नॉट प्लस bt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर लगा दिया हमने dt, ठीक है, ये dt उधर ट्रांसफर कर दिया। अब फिर से आप लिमिट लगा लो, तो जब आप लिमिट लगाएंगे तो आप देखो यहां पर एट t इज इक्वल टू 0, उसने जहां से स्टार्ट किया, हमें s निकालना है ना, तो जहां से स्टार्ट किया उसी को हम 0 मान लें, ठीक, और कितने समय के बाद, t टाइम के बाद वो पूछ रहा है कितना वो चलेगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो उसको s मान लो। तो ये 0 से s और ये 0 से t, मतलब 0 से t में वो कितना चला, 0 से s तक, तो आप इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट s लिख देंगे, दैट इज, अब यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो v नॉट इंटू टी एंड प्लस b बाई 2 रहेगा, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3, ठीक है। बाकी अगर आप यहां पर लिमिट रखेंगे भी तो भी कोई मिलेगा कुछ नहीं आपको, t की वैल्यू t रखोगे तो यही आ जाएगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। जैसे आप t की जगह t रखोगे तो कुछ बदलेगा थोड़े, और फिर माइनस करके t की जगह क्या रखोगे, 0, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यानी कि आपको यहां पर s की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज इक्वल टू v नॉट t एंड प्लस 1/6 bt क्यूब। थर्ड ऑप्शन जिसने लोअर निकाला था एकदम सही था, ठीक है। जो डेरिवेशंस किए जाते हैं, जो डेरिवेशंस हम लोग करते हैं v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो ऐसे ही किए जाते हैं। आप यहाँ पर जो bt लिखा हुआ है t हटा दो, b को यहाँ पर कांस्टेंट मान लो,
यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और इसी तरह से करते चले जाओ, आपको पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ऐसे मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा एक इक्वेशन ड्राइव करके दिखा दे रहे हैं आपको ऐसे ही, पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया ना सभी ने? तो जैसे मान लिया आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है पहली, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि एक्सेलरेशन उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें डिराइव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस at, मतलब हमें वेलोसिटी निकालनी है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मानते हैं, u। आप देखो यहाँ पर ऐसे बस देख लो, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लिया आपसे कह दिया है कोई पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से चलता है, और उसके बाद यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है v आफ्टर टाइम t। तो ये t इक्वल टू 0 हो गया टाइम, ये t इक्वल टू t हो गया, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, दैट इज a। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन यहाँ पर a है, एक्सेलरेशन को हम dv डिवाइडेड बाई dt लिखते हैं। तो हम dv इधर लिखेंगे, dt उधर ट्रांसफर कर देंगे, a इंटू dt, एंड देन हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी क्या है, u स्टार्टिंग में, और t सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, v। इसको हम क्या लिखेंगे, v माइनस u, इसको हम क्या लिखेंगे, a, और यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, और dt का क्या हो जाएगा, t। अब t की जब लिमिट रखोगे यहाँ पर, मान लिया ऐसे लिख दिया t एंड 0, तो क्या कुछ मिलना थोड़ा है, at तो मिलेगा, t रखोगे तो t और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, at आ गया, u उधर ट्रांसफर कर दो, डराइव होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने वहां पर नहीं करवाया था। आपको यहाँ पर एक बार समझा दिया गया कि ऐसे हो गया। अभी आपको यहाँ से s निकालना है, तो आप क्या करोगे, v को आप लिख दोगे ds बाई dt, ये u प्लस at एंड प्लस या इंटू dt, एंड देन आप इंटीग्रेट कर, आपको मिल जाएगा यहाँ पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। sn वाले का डेरिवेशन आपको बता दिया गया था। एक ऐसे ही v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन होती। अब आप सोच रहे होंगे इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम ये यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेशन आपको दिया गया है a के बराबर, तो जो a एक्सेलरेशन है उसकी इक्वेशन अगर हम टाइम को हटा दें, तो हमने 3 इक्वेशंस बताई थी ना, तो हम dv बाई dt की जगह हम यूज करेंगे v dv डिवाइडेड बाई ds इज इक्वल टू a। तो हम लिखेंगे v dv और यहां लिखेंगे a इंटू ds, और देन हम इंटीग्रेट कर देंगे। आप इसको इंटीग्रेट करके निकालोगे, आपको वही मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं, बट हमें जरूरत थोड़ा है इसकी डेरिवेशन की, तो हमने यहाँ पर इसीलिए कराया नहीं, बस आपको बता दिया। तो जो ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का पूरा प्रोसीजर वहां पर अप्लाई हो रहा है, और इस पर अभी हम आगे क्वेश्चंस आपको बताएंगे ही, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे समझा दिया गया आपको बस। अब हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन जो आपके सामने है। पहले तो क्वेश्चन समझ लो। द डिसेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाई केवी क्यूब। मतलब जब एक कोई मूविंग मोटर बोट थी, ठीक है, पानी में जा रही थी, फिर उसका इंजन जब बंद कर दिया जाता है, तो जो उसमें डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मतलब रिटार्डेशन, वो रिटार्डेशन क्या है, के वी क्यूब के बराबर, वेयर के इज कांस्टेंट इफ वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ। मतलब जिस समय आप उसको कट करते हैं उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट। वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम टी आफ्टर द कट ऑफ इज। ठीक है, कट ऑफ करने के बाद उसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी क्या हो जाएगी, ये हमें बताना है, के वी क्यूब दिया गया, ठीक है। अब आप देखो यहां पर कि ये जो क्वेश्चन है उसको पहले समझो कि यहां से जैसे मान लिया यहां पर ऐसे ये वाटर भर दिया गया, ठीक है, डायग्राम से समझ लेंगे तो ठीक रहेगा, आगे है जगह। ये पानी हो गया। अब इसमें कोई मोटर बोट है, तो मान लेते हैं यहां पर एक मोटर बोट है, ठीक है, और ये इस तरह से यहां जा रही है। तो जिस समय हम इसका इंजन बंद कर रहे हैं उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, v नॉट। यानी कि यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है v नॉट, और ये टाइम क्या है, t इज इक्वल टू 0। अब अगर इसका इंजन बंद कर दिया गया तो ये चलता चला जाएगा और कहीं तो जाकर रुक जाएगा ना, कुछ समय के बाद ये रुक जाएगा। लेकिन उसने रुकने वाली कंडीशन के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया। उसने कहा
if v naught is the magnitude of velocity at cutoff, the magnitude of the velocity at a time t after the cutoff। तो जैसे मान लेते हैं ये यहां पे रुक गई जाके बोट, तो हमें उससे मतलब नहीं है। अगर रुक रही है यहां पर तो यहां नहीं रुकेगी ना, यहां तो फिर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो उसने कहा है कि यहां पर जो उसकी वेलोसिटी है कुछ समय के बाद वो हम t के रेस्पेक्ट में कैसे देंगे। ठीक है, फाइनली तो रुकेगा ही जाकर, लेकिन रुकने से पहले वो जब जा रहा है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, तो किसी भी समय पर उसकी स्पीड क्या होगी। समझ गए ना, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, कि यहां पर तो उसकी वेलोसिटी v नॉट है, अब वो यहां जाकर कहीं रुकेगा तो रुकने से मतलब नहीं, जब वो जा रहा है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही। तो जैसे मान लिया वो 10 सेकंड के बाद रुका, तो हमने 10 छोड़ो, आप बताओ 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, 6 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है। तो उसी को जनरल फॉर्म में हमने कह दिया कि t समय के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आपको वही वेलोसिटी यहां पर t के टर्म में बतानी है क्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक कंडीशन ऐसे ही और दिखा देते हैं कि मान लेते हैं ये मोटर बोट कुछ समय के बाद इस लोकेशन पर है। ठीक है, और यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है v, और ये टाइम क्या है, दिस टाइम t इज इक्वल टू टी। t इज इक्वल टू टी लिखने का मतलब है टाइम t है, t इज इक्वल टू 0 लिखने का मतलब है टाइम 0 है। और जो यहां पर जब ये ऐसे जा रही है तो उस समय जो रिटार्डेशन उसने दिया है वो क्या है, केवी क्यूब। यानी कि अगर हम a लिखें तो हम उसे लिखेंगे माइनस केवी क्यूब के बराबर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप सोचो कि अगर ये क्वेश्चन हमने समझ लिया तो इस क्वेश्चन में आगे तो कुछ ऐसा खास बचा नहीं है, माइनस केवी क्यूब, एक पॉइंट और रहेगा ऐसे। अब आपको यहां पर ये देखना है एक्सीलरेशन को हमें dv बाई dt लिखना है या हमें v dv बाई ds लिखना है, ये भी आपको सोचना है। तो आप यहां सोचो कि आपको यहां पर जो निकालना है वो आफ्टर टाइम t निकालना है, तो हम dv बाई dt लिखें या v dv बाई ds, dv बाई dt, क्योंकि v dv बाई ds लिख देंगे तो टाइम ही गायब हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे dv डिवाइडेड बाई dt। अब एक बात समझेंगे यहां पर, माइनस केवी क्यूब, अब अगले स्टेप में हमने इसको ऐसे लिख दिया dv इज इक्वल टू माइनस केवी क्यूब और dt, और देन हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसे अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे अगर आपने इंटीग्रेट किया गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है v और ये क्या है dt, तो v को हम v4/4 थोड़े लिख देंगे, क्योंकि यहां टाइम है, तो टाइम है तो यहां टाइम का फंक्शन होना चाहिए ना। यहां क्या है, ये v है, तो मतलब जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक जैसे फंक्शन होने चाहिए। अगर यहां v है तो यहां dv होना चाहिए, यहां dt है तो यहां t होना चाहिए, यहां पर dv है तो यहां v होना चाहिए। तो ये जो v है ये गलत जगह पर है, इसको हमें सही जगह इसकी पहुंचाना पड़ेगा। तो इसकी सही जगह कहां है, dv के साथ में। तो अगर ऐसे आपने करके इंटीग्रेट कर दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, ये v इधर लाना है। तो आप सोचो अगर ये v इधर साइड में लाएंगे तो ये यहां पर पावर प्लस है, पहले नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहां पर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, अगले पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर हो जाएगा v टू द पावर -3, वजह से चलिए यहां पर हम लिख ही देते हैं 1/v क्यूब और dv हो जाएगा, और ये माइनस के इंटू dt। अच्छा k तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को किधर भी रख दो क्या फर्क पड़ता है, उसका तो हमें कुछ करना नहीं रहता ना, तो कांस्टेंट चाहे इधर लगा दो चाहे इधर, लेकिन ये v क्यूब इधर आएगा। अब ये v ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा v टू द पावर -3 dv, और आगे क्या बचा, माइनस के इंटू डी टी। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस के इंटू डी टी। अब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट करते समय आपको कांस्टेंट के साथ कुछ करना नहीं, तो उसको बाहर कर दो। ठीक है, अंदर रखो चाहे बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब आप लिमिट लगाओ, लिमिट कैसे लगाएंगे, जो आपको बताया गया, जीरो है तो वहां पर वेलोसिटी क्या है, v नॉट। ये ध्यान रखना कि जीरो पर जीरो नहीं दिया गया, जीरो पर v नॉट है। तो आप यहां रखेंगे टाइम जीरो, तो वेलोसिटी आप रखेंगे v नॉट, और फिर आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t आपने वेलोसिटी क्या मानी, v, यही v आपको निकालना है। तो आफ्टर टाइम t वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, v। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही था, क्वेश्चन में जो हमें सीखना था वो इतना ही सीखना था। आगे क्या बचता है, मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन आता है, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट रख दो, सॉल्व करके आंसर निकाल दो। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारे पड़ोस में जो लड़की है ये बेहोश हो गई क्या,
क्या हुआ? सोया मत करो। और कोई सो रहा है? हम डर जाते हैं, हमको लगता है बेहोश तो नहीं हो गए इंसान। नोट कर लिया? चलो करो जल्दी से आगे। वहीं पे जाके बैठ जाते हैं, आगे समझ में नहीं आ रहा था जैसे। आगे सॉल्व करो अपने आप, क्या करना है उसमें। यहां पर इस तरह से हमने लिख लिया, अब बस इसे हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो यहां पर हम इसे क्या लिखेंगे? v टू द पावर n है तो n प्लस वन यानी कि -3 + 1, तो क्या बन जाएगा? v स्क्वायर -3 + 1 तो -2। ठीक है, स्क्वायर नहीं, -2। तो यहां पर v टू द पावर -2 और नीचे भी क्या आ जाएगा? -2 और ब्रैकेट के ऊपर लिमिट लगा देंगे v एंड v नॉट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, फिर आप माइनस के लिखेंगे यहां पर, माइनस के यहां पर लिखेंगे और यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो सीधे ही समझ में आ गया, t-0 यानी कि t हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करना है तो ये -2 इधर ही ट्रांसफर कर दो, क्या करना, और ये लिखेंगे हम 1/v² और यहां पर हो जाएगा v एंड v नॉट, और ये हो गया ना, और ये -2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2kt। देन आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा 1/v² और लोअर लिमिट v नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2k। हाँ भी सब बता रहे हैं। यहां पर अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो ये -3 है तो n+1 हो जाएगा ना, तो -3 + 1, वही फार्मूला लगाओ। x टू द पावर n क्या होता है? x टू द पावर n क्या होता है? x टू द पावर n+1 अपान, तो -3 में 1 जोड़ो तो -2 ही तो रहेगा, तो -3 + 1 -2, फिर नीचे भी वही n+1 रहेगा, -3 + 1 तो क्या हो जाएगा? -2, और ब्रैकेट के बाहर यहां पर लिमिट लगा दी गई, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा t-0 दैट इज t। अब आपने यहां माइनस प्लस हो जाएगा तो +2kt, और ये -2 था, नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगा। फिर पहले अपर लिमिट तो 1/v², फिर माइनस साइन लगाकर लोअर लिमिट रखा तो -1/v0² इज इक्वल टू 2kt। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस में आ जाएगा। अब यहां पर क्या किया? एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 1 + 2kt v, इधर बस मल्टीप्लाई कर दो और क्या करना है, और डिवाइडेड बाई v0², फिर इसको पलट देंगे क्योंकि हमें v निकालना है, और इसके बाद ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? रूट, तो v0 तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा और ये नीचे स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर सही होगा फोर्थ वाला। ठीक है, 2v0² kt + 1 और ऊपर रहेगा v0। तो जो ये क्वेश्चन था इसमें हम लोगों ने मेन पॉइंट क्या सीखा? मेन पॉइंट हमारा ये था कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे किसी भी फंक्शन को तो हम ये श्योर रहें कि जो फंक्शन लिखा गया है उसी का dx या dt उधर लिखा गया है। ठीक है, मतलब वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर जो आपको बताया गया था कि ये v उधर रखकर आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, v और t साथ में नहीं, v की तरफ और t की तरफ या तो t होगा या कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल रख दोगे तो गलत। जल्दी से नोट करें और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोट कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A particle moving along x-axis has acceleration f at time t given by f is equal to f0 1 minus t by t, where f0 and t are constant. The particle at t is equal to 0 has zero velocity. In the time interval between t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0, the particle's velocity vx is.
अब देखो सबसे पहले आप अभी इसमें कुछ बातें क्लियर हुई होंगी क्वेश्चन में, कुछ नहीं, तो हम लोग आराम से एक तरफ से चलते हैं तब समझ में आएगा। हमें अभी इतना समझ में आया कि एक पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है और उसका जो एक्सलेशन f है वो हम इस इक्वेशन से दे रहे हैं। तो ये इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन f इज इक्वल टू एफ नॉट वन माइनस टी बाई टी। तो उसको हम ओपन करके लिख लें, वरना दो बार वही काम करना पड़ेगा। तो ये हमने ओपन करके लिख दिया एफ नॉट, और यहां पर क्या जाएगा माइनस एफ नॉट अपॉन टी और इंटू टी। ठीक, उसी को हमने ओपन कर दिया बस। यहां पर ये हमें एक्सलेशन दिया गया, इतनी बात हमें समझ में आई। और साथ में यहां पर उसने कहा है द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन, जीरो वेलोसिटी। और लास्ट में उसने हमसे कहा है कि वेलोसिटी वीएक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस में जा रहा है इसलिए उसने वेलोसिटी का नाम रख दिया वीएक्स। तो ये हमें वी निकालना है। मतलब हमें फाइनली ये समझ में आ गया कि हमें एक्सलेशन दिया गया है और हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो हम प्रोसेस कौन सा यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। इंटीग्रेशन में हम इस एक्सलेशन को, चूंकि t दिया गया है इसलिए इसको हम लिखेंगे dv बाई dt। तो चूंकि उसने vx कहा है तो हम लोग यहां पर लिख देंगे इसको dvx एंड डिवाइडेड बाई dt, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई टी इंटू टी। हालांकि इसकी बजाय हम अगला स्टेप डायरेक्ट लिख सकते थे, बट लिख दिया हमने। अब इसके बाद यहां पर क्या है? हम लिखेंगे dvx एंड दिस इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ नॉट अपॉन टी इंटू टी, और ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया dt। ठीक है, अब हमें करना है इसे इंटीग्रेट। अब आपको जो क्वेश्चन है अब समझ में आ जाएगा अपने आप आगे का। अब आपको रिक्वायरमेंट जब पड़ेगी तो जितना हमें समझ में आया अभी तक उतना हमने कर लिया। अब हमें पता है हमें क्या रखना है, लिमिट्स। तो उसने हमसे कहा द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो हैज जीरो वेलोसिटी। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जब टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। फिर उसने कहा इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक तो जीरो हो गया टाइम, एंड द इंस्टेंट व्हेन f इज इक्वल टू जीरो द पार्टिकल्स वेलोसिटी vx इज। तो हमें यह समझ में आ गया कि उसने कहा है कि जब जीरो पर जीरो है तो इस टाइम और वो टाइम जबकि f जीरो हो उस समय आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी vx क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर हमने vx लिख दिया। ठीक, यहां पर आप vx लिखो या ना लिखो, v लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, तो वो रहेगा vx ही, तो vx यहां पर। लेकिन अभी यहां पे हमें नहीं पता चल पा रहा क्या रखें, यही तो दिक्कत है ना। यानी कि पूरा क्वेश्चन हमने किया, जितना समझ में आता गया उतना हम करते गए, जो लिमिट समझ में आई कि जीरो पर जीरो है, और उसने फाइनली पूछा ये vx क्या होगा। लेकिन ये vx निकलेगा तो तब जब यहां की लिमिट पता होगी तुम्हें कि कितने समय पर। तो उसने अब देखो यहां क्या दिया है, उसने कहा है इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ जीरो। उसने कहा उस इंस्टेंट जीरो और उस इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट के बीच में आपको वेलोसिटी यहां पर बतानी है जबकि वहां पर एफ जीरो हो। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तो हमें यही तो देखना है कि f कब जीरो होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम f को रख दें जीरो। f जीरो रखने का मतलब है f नॉट वन माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू जीरो। या फिर हम इसे सॉल्व करें तो ये f नॉट तो इधर ही चला जाएगा, तो वन इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी, या फिर t इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल टी। आप ऐसे भी डायरेक्ट देख लो कि अगर आप यहां पर स्मॉल t की जगह कैपिटल टी रखोगे तो t अपॉन टी वन, वन माइनस वन जीरो। यानी कि इस इंस्टेंट पर f की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो उसने यही तो कहा कि जीरो और उस इंस्टेंट जबकि f जीरो है तो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो इसका मतलब जो दूसरी लिमिट हमारी है वो क्या है, कैपिटल टी। मतलब उसने डायरेक्ट नहीं दिया। तो अब ये कोई नई चीज थोड़े है। अगर आपने डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को ढंग से घर पे समझा होगा तो उसमें भी तो यही करते थे हम। उसमें क्वेश्चन क्या होता था कि बताओ जब वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्वेश्चन किए थे ना हमने। तो क्या करते थे, वेलोसिटी को जीरो रखकर हम टाइम निकालते थे और उस टाइम को हम लेकर वहां पर डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन जो भी पूछा गया वो हम निकाल लेते थे। तो वही तो इसने यहां दिया कि डायरेक्ट ये वाली लिमिट ना देकर उसने कहा जब f जीरो होगा तो f कब जीरो होगा निकाल लो और वही उठाकर यहां पर रख दो। कोई डाउट है किसी को भी? तो बस अब यहां पर कुछ बचा नहीं, जस्ट आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा यहां पर vx
और यहां पर क्या हो जाएगा, एफ नॉट इंटू टी एंड माइनस एफ नॉट अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एफ नॉट के साथ डी टी रहेगा तो एफ नॉट इंटू टी आ जाएगा, और यहां क्या है, एफ नॉट अपॉन टी तो कांस्टेंट है, और टी का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 2 अपॉन 2, तो टी स्क्वायर बाई 2, और फिर आप लगा दो लिमिट। ठीक है, टी एंड 0 लिखते हैं यहां पर, तो एफ नॉट इंटू टी माइनस एफ नॉट अपॉन टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बाकी 0 रखने का तो कोई मतलब है नहीं, वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, भाई जैसे जब आप टी रखोगे तो यहाँ टी रख दो और यहाँ टी रख दो, 0 रखोगे तो ऐसे पता चल गया दोनों 0 हो जाएंगे, तो उसको क्यों लिखना। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा एफ नॉट टी हो जाएगा 1/2 एफ नॉट टी। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1/2 एफ नॉट टी। ठीक है, हाफ एफ नॉट टी, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया? The displacement of the particle varies with time as, तो आपको यहाँ पर वही x की वैल्यू बतानी है कि x और t का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये आपको करना है। तो आपको जो v दिया गया है वो आपको दिया गया है यहाँ पर अल्फा और रूट x। ठीक है, तो रूट x को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आपको पावर में ही लिखना पड़ेगा। ये आपको यहाँ दिया गया है, और आपको x और t का रिलेशन बताना है, क्या हो जाएगा, जल्दी से ट्राई करो। हाँ, सेकेंड टी स्क्वायर, देखते हैं कितने लोग, और 2-3-4 लाइन का है बस मुश्किल से। सेकेंड v को आप dv बाई dx लिखेंगे ना, v को सॉरी dv बाई dx नहीं, dx बाई dt, dx बाई dt, और यहां पर अल्फा x टू द पावर 1/2। अब इससे ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। आया कि नहीं, कितने लोगों का आया, बस इतने लोग। मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप, इसका मतलब यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो ज्यादा, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था इंटीग्रेट ही तो करना है, लेकिन आप एक पॉइंट भूल गए, इसीलिए आप फंसे पड़े हैं।
आपको यहां पर जो एक पॉइंट बताया गया था कि जो इंटीग्रेट करते समय एक जैसे फंक्शन एक साइड में होने चाहिए, तो आपको यहां पर वो चीज ध्यान देना है कि ये x टू द पावर 1/2 यहां है और dx इधर है, तो हमें इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो ये नीचे आएगा पहले और फिर ऊपर जाएगा तो पावर सीधे माइनस हो जाएगी, तो हम इसे क्या लिखेंगे यहां पर x टू द पावर -1/2 और फिर क्या होगा dx, और यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है किधर भी रख दो, और यहां क्या हो जाएगा dt। हो गया। अब आप क्या करेंगे यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पर अल्फा को तो कर दो बाहर, अब लिमिट लगाओ यहां पर, तो उसने यहां पर कहा है पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, तो हमें टाइम जब 0 दिया गया है तो उसने x भी तो 0 दे रखा है, दोनों जगह 0 रख दो। फिर उसने कहा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम ts, तो आपको यहां पर बताना है टाइम t के साथ में ये x कैसे वेरी कर रहा है, बस लग गई लिमिट। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जैसे समझाया गया वैसे करते। अब इसके बाद क्या बचा, कुछ नहीं, आपको इंटीग्रेट ही तो करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2 +1, जैसे इसमें हम लिख दे रहे हैं -1/2 और +1, x टू द पावर -1/2 +1, और नीचे क्या लिखते हो -1/2 +1। अब ये सब लिखने वाली चीज थोड़े हैं यहाँ पर, ये तो आपको बस -1/2 +1 क्या होगा 1/2 हो जाएगा, तो उसमें कोई लिखने की जरूरत थोड़ी थी, x एंड 0, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा, और ये तो हो जाएगा t। तो आप अगर देखो तो ये क्या है x टू द पावर 1/2, -1 में 1 जोड़ेंगे, -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस का, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा इंटू टी। लिमिट रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप यहाँ चेक कर लिया करो ना कि अगर कोई वैल्यू ही नहीं दी है, x दिया है तो x में x रखोगे तो x ही तो रहेगा, और 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहां से आपको ये जो कांस्टेंट वाले टर्म हैं इनको हटा देना है, जैसे ये देखो ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें क्या है कांस्टेंट, क्योंकि आपको कांस्टेंट से लेना देना है नहीं, क्योंकि आपको प्रोपोर्शनलिटी यहां पर बतानी है। तो फिर यहां से क्या मतलब हो गया, इट इंप्लाइज दैट x टू द पावर 1/2 इज प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, हमने अल्फा और 1/2 को हटा दिया। अगर इधर स्क्वायर रूट है, अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या इंप्लाई करेगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सब चीजों को कमांड में लाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी फिर। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस खूब कर लेना, जितनी बार आप चाहो उतनी बार लगा डालो, जितनी बार मन करे, और वो भी समझ के। रटना नहीं है कि हम बैठ के रट रहे हैं वहां पे, समझ समझ के अपने आप बिना देखे, बोल बोल के कि इसके बाद ये करेंगे, ये करेंगे, ये क्यों करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, वो सारी चीज, इसको इधर क्यों लाया गया, तो अपने माइंड में वो क्यों जो है उनके आंसर्स ढूंढो कि इसको इधर इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ पर एक जैसे फंक्शन होने चाहिए। जब ऐसे आप रिवाइज करेंगे तब आपका वो याद भी रहेगा और आपका अपने आप दिमाग चलेगा जब वो चीज आपके सामने आएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि देखो ये हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ना, या ये जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि बस ये चैप्टर कैसे भी खत्म हो, दिमाग में बनाए बैठो बस ये खत्म हो जल्दी से, तो ये खत्म नहीं होने वाला, ये शुरुआत है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये तो पूरी फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इसको तो तुम्हें ग्रिप में लेना पड़ेगा, कमांड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं पर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यूज कराया जा सकता है। तो आपको ये पूरी तरह से आना चाहिए, पूरे कमांड में रहना चाहिए आपके। ठीक है, तो इसकी कई बार प्रैक्टिस करना है, बार बार, जब तक वो एकदम सारी चीजें एक एक क्लियर ना हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। An object moving with a speed of 6.25 meter per second is decelerated at a rate given by dv by dt is equal to -2.5 root v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest would be। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने आपको दिया तो है dv रिटार्डेशन, dv by dt का मतलब क्या है a, और माइनस में दिया है, तो उसने लिख भी दिया है कि ये क्या कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है। तो हमने यहां पर इस चीज को लिखा
कि dv डिवाइडेड बाई dt उसने आपको दिया है -2.5 और यहां पर क्या है v रूट में, तो रूट की बजाय हम लोग ऐसे लिख लें क्योंकि हमें तो इंटीग्रेट ही करना है, इतना पता ही है, ऐसे लिख दिया हमने। फिर आपको क्या करना है इसमें वही चीज, फिर आपको निकालना क्या है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। अब टाइम हमें बताना है, तो पहले तो इसको हम एडजस्ट करके लिख लें क्योंकि हमें पता है कि टाइम वाइम निकलेगा सब यहीं से। तो हम लोग यहां पर पहले से एडजस्ट करेंगे, तो ये v तो इधर आ जाएगा क्योंकि dv की तरफ लाना पड़ेगा ना उसको, तो v की पावर माइनस में आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, ये v टू द पावर -1/2 और यहां पर क्या आ जाएगा dv, और ये हो जाएगा -2.5 इंटू dt। ठीक है, v टू द पावर -1/2 dv और -2.5 इंटू dt। अब उसके बाद यहां पर क्या है, जो लिमिट है वो कैसे रखेंगे वही आपको यहां पर समझना है। आप देखो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन का बनाया साइन, इसको बाहर कर दो। अब उसने कहा क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, मतलब ये जो स्पीड है ये इनिशियल हो गई कि फाइनल, इनिशियल होगी ना, कि उसने कहा एन ऑब्जेक्ट मूविंग स्पीड, इस स्पीड से तो वो जा रहा है, तो इसका मतलब ये t इज इक्वल टू 0 की स्पीड है, दैट इज 6.25। फिर उसने कहा द टाइम टेकन, अभी तक ज्यादातर जितने भी हमने सारे क्वेश्चंस किए उसमें इधर की वैल्यू अननोन थी और इधर की नोन थी, इसमें उल्टा दिख रहा है हमें। उसने कहा द टाइम टेकन बाई, टाइम आपको बताना है, तो वो टाइम हमने मान लिया t, और ये टाइम कब बताना है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, रेस्ट में आने के लिए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या करनी, 0 करनी, लग गई लिमिट ना। तो सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन जब आप घर पे रिवाइज करेंगे तो जैसे हम यहां समझा रहे हैं ऐसे ही आराम से ठहराव के साथ वहां पर आराम से काम करेंगे, समझ, टाइम मत देखो। घर पे कभी भी आप भी काम करेंगे आपको अभी टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अगर सीख रहे हैं तो आपको टाइम लगना है, तो वहां टाइम मत देखो। ये मत सोचो कि हम घर पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो टेस्ट में हमारा क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा। टेस्ट और एग्जाम में ही टाइम मैनेज करना है, तो टेस्ट में टाइम मैनेज तब होगा जब घर से आप पूरा कॉन्सेप्ट अपडेट होकर क्लियर करके आओगे। सोचो घर ही पे हम टाइम मैनेज कर रहे हैं बैठ के, कुछ नहीं, टाइम मैनेजमेंट चल रहा है हमारा, तो वहां कहां टाइम मैनेज होगा। वहां अगर ये क्वेश्चन समझ के आ जाओ तुम पूरी तरह से, और फिर हमने क्लास आपको टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया, हमने यहां कुछ नहीं किया, हमने खाली डेटा बदल दिया बस। अब आप घर पे अच्छे से समझ के आए ना, तो आप सोचो वही क्वेश्चन आपके सामने सिर्फ डेटा बदल कर आ गया तो आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सब कुछ तो तुम समझा हुआ है कि क्या करना है, बस तुरंत जैसे क्वेश्चन देखा तुरंत करते चले गए। लेकिन अगर घर पे आपने टाइम बचा लिया, वहां पर समझा ही नहीं, बस किसी तरह से कानापूर्ति करके आ गए, तो यहां पर जब देखोगे कुछ भी चेंज तो फिर आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। तो घर पे आपको अभी बहुत आराम से काम करना है, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि अभी तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अभी तुम समझ लो हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, हम सिर्फ अपना बेस मजबूत कर रहे हैं, बस ये समझ लो। कहां तक, वेक्टर तक हमें यही काम करना है। तो उसमें समय बिल्कुल मत देखो, टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो वो टाइम यहां पर आराम से दो, खूब चीजों को प्रैक्टिस करो, उनको आराम से समझो, घुमा फिरा के जितना बताया गया सारी चीजें, और उसके बाद फिर आप देखना आगे की पढ़ाई, आपकी आगे के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत स्मूथली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर बस यही करना था, इंटीग्रेट कर देंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब यहां पर देखो, अब लिखेंगे नहीं हम, ठीक है, -1/2 है, तो -1/2 जो भी यहां पर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो जब आप +1 करोगे तो -1/2 +1 मतलब 1/2 हो जाएगा, माइनस अभी पीछे किया था वही हम, और डिवाइडेड बाई फिर 1/2, n+1 अपान n+1, और लिमिट लगाएंगे यहां पर 0 एंड यहां पर हो गई 6.25, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -2.5, और ये तो डायरेक्ट t ही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। फिर आप लिमिट रखेंगे, तो ये 1/2 है, तो इसको यहां पर ऐसे ऊपर लिख देते हैं 2, ठीक है, ये 2 ऊपर हो गया, तो कांस्टेंट है कहीं भी लिख दो। फिर आप देखो ये है, तो इसमें आप 0 रखेंगे तब तो 0 हो जाएगा, और फिर आप क्या करेंगे, माइनस का साइन और v की जगह पर ये रख दो, 6.25, और पावर क्या है 1/2। कुछ हमने किया नहीं, आप यहां पर प्रॉपर सिस्टमैटिक चलो कि ये 2 ऊपर चला गया कैलकुलेशन में, 0 यहां रख दिया, और फिर 6.25 रख दिया, पावर 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू -2.5 इंटू, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे कि 2, ये जो यहां पर है माइनस, 0 तो हट जाएगा, 6.25 ये जो लिखा हुआ है 6.25 टू द पावर 1/2,
ये वास्तव में तो यही लिखा हुआ है ना 6.25, और 625 का 25 होता है, 25 होता है स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब ये यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, आप 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 ही तो आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर 2.5 आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 2.5 और यहां पर आ गया -2.5 इंटू टी। तो आप यहां देखो, ये और ये कैंसिल, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। यही इसका आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लिया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने जो पॉइंट्स थोड़ा सा सीखे हैं कि जो एक साइड के फंक्शन है उसको एक तरफ, बाकी सिंपल कैलकुलेशन ही रहता है, तो और कुछ उसमें है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ही है, बाकी और कोई फिजिक्स नहीं लग रही। ठीक है, तो नोट कर लिया ना आपने। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 27। Starting from rest, a particle moves in a straight line with acceleration proportional to displacement x। मतलब उसने कहा है कि जो a है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, x के। इट्स वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट उसने कह दिया, रेस्ट से वो स्टार्ट करता है, तो इसकी वेलोसिटी x के साथ ही उसने प्रोपोर्शनलिटी पूछी है। तो आप यहां देखो कि जैसे उसने प्रोपोर्शनलिटी दिया, प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, तो हम ये भी कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा सकते हैं, बट कांस्टेंट लगाओगे तो अननेसेसरी आपका डेटा बढ़ेगा और आपको यहाँ पर वो लिखना पड़ेगा बार बार, लेकिन बाद में उसको हटाना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी के लिए, तो हम लोग उसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको यहां पर बताना है v एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि इसको हम a को ही लिखेंगे, या तो dv बाई dt लिखें, लेकिन अगर dv बाई dt लिखेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें टाइम यहां पर दिया नहीं गया और टाइम हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए v और x। तो हम दूसरा फॉर्मूला कौन सा, v dv बाई dx। ठीक है, जो आपको a का एक और फॉर्मूला बताया गया था v dv डिवाइडेड बाई ds, तो वो हम यूज करेंगे। तो यहां s की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, x यूज कर लेंगे। तो हम यहां पर v को लिखने वाले हैं, सॉरी a को यहां लिखेंगे v dv डिवाइडेड बाई dx एंड प्रोपोर्शनल टू x। अब यहां क्या लिखेंगे, v dv, और यहां प्रोपोर्शनल टू x इंटू dx हो जाएगा, उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। देन आप इंटीग्रेट कर दो। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसने स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कह दिया, यानी कि जहां से उसने स्टार्टिंग किया है उसी को हम 0, x की वैल्यू 0 मान लें, और वहां पर वेलोसिटी भी क्या है, 0। और फिर उसने कहा कि वो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल हो, वो सॉरी वेलोसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर जब उसकी वेलोसिटी v है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x के बराबर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। क्या लिमिट रखने से कोई बेनिफिट मिलना है, नहीं, क्योंकि ये n+1 अपान n+1 किया, अब v रखोगे तो v ही मिलेगा, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 ही आएगा, दैट मीन्स बाई 2 ही रहेगा। और ऐसे ही यहां पर प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब आप यहां देखो कि 2 तो हटा दो, कैंसिल कर दो, तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर है, दैट मीन्स v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x। तो जितने लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन निकाला था उनका सही था, ठीक है। तो मोशन इन 1D 4 हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन उस 4 को पढ़ने से पहले हम लोगों को ग्राफ पूरा पढ़ना है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्राफ आपको पता ही पूरे फिजिक्स में यूज होना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ पढ़ेंगे, जो जो चीजें यूज होने वाली वो समझेंगे, एंड देन हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उनके टाइप्स देखेंगे, एंड देन हम लोग जो इसका असाइनमेंट है वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ग्राफ में देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें देखना है, देन हम सर्कल का देखेंगे, और फिर एलिप्स, देन पैराबोला, फिर रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड साइनोसॉइडल फंक्शन। इतनी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है, मतलब ऐसा नहीं कि यहां पर हम ये छोड़ सकते हैं, छोड़ कुछ भी नहीं सकते, यूज सब कुछ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है, और उसके बाद ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। टिक तुरंत कर लो, कुछ छोड़ना नहीं, टिक करने से कोई फायदा नहीं, वो मैंने आपको बता दिया ऐसे, हमें कुछ बोलना था तुमने बोल दिया तो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, मतलब बोलने का ये रहता है कि इनको हमें ज्यादा यूज करना पड़ेगा, फोकस हमें करना है, लेकिन हमें यूज सब करने। आपको इलिप्स का भी देखना है, सर्किल भी जरूरत पड़ेगी, एक्सपोनेंशियल भी पड़ेगा, साइनोसॉइडल, पैराबोला, सारे फंक्शंस की जरूरत पड़नी, तो याद सब कुछ रखना है, उसमें नहीं कि इंपॉर्टेंट है तो इनको देख लेंगे, बाकी छोड़ कुछ नहीं पाओगे यहाँ पर। तो हमें यही सीक्वेंस से पढ़ने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। बस हमने जैसे ये दोनों टिक किए हैं, तो इन दोनों में जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हमें इसे थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में देखना होगा, थोड़ा इसमें अलग अलग टाइप जो भी चीजें बन सकती हैं वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखनी है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो यूज होता ही होता है, क्योंकि उस टाइप के फंक्शन ज्यादातर हमें मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सिक्वेंसली एक एक चीजें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज, अब जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन को कैसे लिखते हैं हम, और फिर उसमें जो जो चीजें यूज हो रही हैं वो क्या है, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, वो इक्वेशन वो कैसे देते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लिखे वहीं पर ग्राफ। अब जैसे ये इक्वेशन लिखी गई जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, तो हमें इसमें ये देखना है कि ये m क्या है, x क्या है, y क्या है, c क्या है, ये सारी चीजों को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर समझाएंगे ये x और y के बारे में। तो जैसे अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मतलब वो हम ऐसे रफली समझाएं, उसमें लिखना कुछ नहीं है, पहले x और y का डिस्कशन कर लेते हैं, वो खत्म करते हैं, फिर आगे की चीजें देखते हैं। तो जैसे जब हम x और y की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई भी ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लिया आपने स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो यहाँ पर आपने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, कहीं पर भी ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ कर दो, इधर ड्रॉ कर दो। तो इसमें क्या होगा कि जब आप इस स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, तो इस पे एक पॉइंट थोड़े, इस पे तो बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर हम यहाँ के पॉइंट की बात करें, यहाँ के पॉइंट की बात करें, यहाँ के पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, तो तमाम सारे इस पर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर हम इन अलग अलग पॉइंट की बात करें, तो इसमें x क्या है और y क्या है, दोनों ही कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। तो हम यहां पर समझते हैं पहले कि जब हम किसी भी x या y, x y कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं और किसी पॉइंट को बनाते हैं यहां पर, ठीक है, तो इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब वो कोऑर्डिनेट इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसकी पोजीशन के लिए हम अगर यहां से नीचे की तरफ ऐसे एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें लाइन, तो जो ये ओरिजिन है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम x बोलते हैं, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम y बोलते हैं। या हम कहते हैं कि इसको हमने y एक्सिस पर भी मिला दिया, तो इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जो यहां पर मिला, ये जो P पॉइंट है यहां पर, इसको हम P पॉइंट नाम दे रहे हैं, ये जो है, तो जब हमने यहां पर मिलाया, तो ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट बनेगा वो x हो जाएगा। और जब हमने इसे y से मिलाया, तो जो यहां से हमने ड्रॉ किया वो y हो गया, तो इसका मतलब इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो y। और ये सीक्वेंस ऐसा ही रहता है, मतलब इसमें कोई भी इस चीज को बदल नहीं सकता है।
किसी ने अगर आपको ऐसे बता दिया 2,3, तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि यहां पर x क्या है, यहां y क्या है, क्योंकि अगर लिखा जाएगा तो पहले x लिखा जाएगा और फिर y लिखा जाएगा। मतलब ये फिक्स है कि पहले आपको x लिखना है, देन y आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें कभी ये नहीं कि हम सोचे कि यार यहाँ x2 होगा कि y2 होगा, कुछ नहीं, यहां पर x2 होगा और y की वैल्यू 3 होगी। तो x और y का मतलब समझ में आ गया कि हम किसी भी एक्सिस पर जब दिखाते हैं किसी पॉइंट को तो उसकी पोजीशन दिखाते हैं। तो अब आप ऐसे सोच लो कि आपको एक पॉइंट बता दिया जाए और उसकी पोजीशन बता दी जाए कि इसकी ये पोजीशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए जाए, तो आप उसको लोकेट कर सकते हैं ना कि वो कहां पर होगा। मतलब इसका ये है कि जैसे अगर हम यहां पर ऐसे दिखाएं, पहले इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। अब हमने कह दिया ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ऐसे यहां दिखा दिया 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस साइड में ये -1 है, -2 है और -3 है। ऐसे इस साइड में दिखा दिया -1 है, -2 है और ये यहाँ पर -3 है। तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये लिखना कुछ नहीं, ये सब बस ऐसे एक बार समझ लेना है। अब आप सोचो कि जैसे अगर हमने आपसे कह दिया कि आपके पास एक पॉइंट है P और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, तो आप तुरंत इसको बता देंगे कहां पर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका x वैल्यू क्या है 2 और y वैल्यू क्या है 3। तो आप इसको इधर से मिलाएंगे और इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। मतलब इसका 3 वाला पॉइंट लेंगे और इसका 2 वाला पॉइंट और दोनों को ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पर ये P पॉइंट होगा। अब देखो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो आपने तुरंत उसकी पोजीशन ड्रॉ कर ली वहां पर कि कहां पर पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई मान ले Q पॉइंट है और हमने कह दिया ये Q पॉइंट है -1,3 पर, ठीक है, तो आप तुरंत समझ गए -1,3 यानी कि x की वैल्यू -1 है। तो आपने कह दिया कि x की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब ये यहां पर होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है 3, अगेन ये वाला पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को हम इधर की तरफ खींचेंगे और इस वाले पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो जहां ये दोनों कट करेंगे यही क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा। अब Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1 और ये वाला क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए दोनों ही माइनस, एक -2 है दूसरा भी -2, मान लिया कोई पॉइंट R है तो वो -2 है, तो आप तुरंत समझ गए कि x भी माइनस और y भी माइनस। इसको आपने यहां मिलाया, इसको यहां खींचा और ये पॉइंट क्या बन गया R। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -2, -2। और ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए कोई S पॉइंट और उसमें आपसे कह दिया जाए कि ये यहां पर वैल्यू है +2 और ये है -3, ठीक है। ऐसे तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू है +2, तो हमने ये पॉइंट लिया, और y की वैल्यू क्या है -3, तो हमने इसको इधर से ऐसे ड्रॉ किया और इसको इधर जहां पर इन्होंने कट किया उसी को हमने s लिख दिया। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -3। अब आप जरा ध्यान से देखो कि जो पहला है उसमें दोनों प्लस होते हैं ना, ये दोनों प्लस होते हैं, और दूसरा जो है उसमें x की वैल्यू माइनस होती है और y प्लस में होता है, और तीसरे में दोनों ही माइनस होते हैं, और चौथे में पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट के जो साइन है, साइन को देखकर आप बता सकते हैं कि कहां पर वो पॉइंट जाएगा। अगर दोनों प्लस हैं तो यहां पर, ये माइनस, अब इसमें कुछ रटना तो है नहीं, ये तो सभी को पता ही है ना, पहले से ही पता है, इसलिए अननेसेसरी चीजें फालतू में लिखकर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। ये तो सबको पता है कि यहां पर अगर हम x बना देते हैं, यहां y बना देते, तो इसमें x और y पॉजिटिव और इधर x नेगेटिव y नेगेटिव। तो अगर इधर देखेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इधर देखेंगे तो x माइनस हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा, इधर देखेंगे तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, इसमें देखेंगे तो x प्लस में हो जाएगा और y माइनस में हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स जैसे बताए गए हैं उनको देखकर हमें पता चल जाता है कि वो पॉइंट कहां पर पड़ेगा जाकर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये सब फालतू की चीजें हैं, बस एक बार आपको बताना था, जो चीजें हमारे दिमाग में उसको बस एक बार रिवाइज कराना था आपको, ठीक। अब यहां पर देखो कि जैसे हम कोई भी लाइन जब ड्रॉ करते हैं, कहीं पर भी हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी कैसे भी, अब इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट तो है नहीं, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है ना। आप देखेंगे यहां पर भी एक पॉइंट है, यहां पर भी पॉइंट है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां बीच में भी छूट रहे हैं, वो सारे पॉइंट इसी लाइन पर ही तो है। तो इन सभी पॉइंट को हम अलग अलग दिखाएंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना।
जैसे हम इसको सबको माने कि ये x1 है, ये y1 हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 x3 y3 x4 y4, तो बीच के भी तो छूट रहे हैं, उनको भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा। तो हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे तो हम सबको अलग अलग सिंबल्स मान थोड़े सकते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो एक जनरल बता दिया गया कि इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक कोऑर्डिनेट क्या होगा x और दूसरा क्या होगा y। अब वो x y कैसा भी हो सकता है, दोनों प्लस में ही हो सकते हैं, दोनों माइनस में हो सकते हैं, या जो भी सिचुएशन है ऐसे ड्रॉ किया तो क्या हो सकता है वो अलग बात है। लेकिन इसके ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे उनको एक जनरल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, x और y से, यानी कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को एक्स वाई से। तो वो एक्स वाई कुछ भी हो सकता है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो यहाँ का यहाँ का यहाँ का कहीं का भी वो पॉइंट हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो ये एक्स वाई जो है ये जनरल पॉइंट या जनरल सिंबल्स कहलाते हैं। अब ये सब में आएंगे, जैसे अगर हम कोई सर्कल बनाएंगे तो उसमें भी तो यहाँ जैसे ऐसे सर्कल बना दिया, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो इस पे भी तो सारे पॉइंट होंगे ना सर्कल के। तो ये पॉइंट हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सबको हम क्या बोलेंगे, एक्स एंड वाई। अगर हम पैराबोला बनाएंगे कहीं पर, मान लिया पैराबोला बनाए, तो उसके ऊपर भी तो एक्स और वाई आएगा, तो उसके जो जनरल पॉइंट्स हो गए उसको हम क्या कहेंगे, एक्स एंड वाई। तो चाहे वो पैराबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, या हाइपरबोला हो, या एलिप्स हो, कुछ भी है, उसके जो जितने भी पॉइंट उसके ग्राफ के ऊपर पड़ेंगे उसको जनरल फॉर्म में हम नाम देंगे एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये एक्स और वाई हमेशा एक्स और वाई ही रहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जो फंक्शन दिया गया वो हो सकता है वेलोसिटी और टाइम का दे दिया जाए, जैसे यहां टाइम दे दिया जाए और यहां पर वेलोसिटी, तो वही एक्स वाई बदल कर क्या हो जाएंगे, वी और टी। मतलब एक्स की जगह टी आ जाएगा और वाई की जगह पर वी आ जाएगा। अगर हम यहां पर ए और टी दे दें तो एक्स की जगह पर टी आ जाएगा, वाई की जगह पर ए आ जाएगा। क्लियर होगी सारी बात। तो वो जनरल पॉइंट्स हो गए, तो उनके बारे में अब हमें ना तो कोई डिस्कशन करना है आगे, ना हमें कुछ समझने की जरूरत है, हमने समझ लिया। तो चाहे सब कहीं हो तो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब उस लाइन को या उस सर्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसके जनरल पॉइंट है वो हम मानेंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू बदलते जाएंगे अगर आप, तो आपको यही के अलग अलग पॉइंट मिलते चले जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम लोग आते हैं यहां पर कि एक्स वाई हमने समझ लिया क्या है, कैसे मार्क करते हैं, कौन से कहां पर प्लस होता है कहां पर माइनस होता है। ठीक है, वो सारी चीजें पता भी से रिवाइज कराना था आपको। अब हम यहां पर आ जाते हैं, तो एक्स वाई के बारे में तो समझ गए कि कोई भी लाइन है उसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एंड वाई से। ठीक है, बात आती है एम और सी की। तो ये जो एम है उसे अब हमें समझना है। तो एम जो होता है उसको हम tan थीटा भी लिखते हैं, और अगर tan थीटा लिख दिया तो हमें याद आ गया स्लोप, यानी कि ये जो m है उसको हम बोलते हैं स्लोप, या उसको एक और नाम देते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक तरह से जो वहां पर मतलब स्लोप का ढलान जैसे होता है ना, तो ढलान से ही लेते हैं, तो उसको चाहे स्लोप बोल दें चाहे हम ग्रेडियंट बोल दें। तो हम इसके आगे लिख लेंगे m को tan थीटा और इसको कहेंगे स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, नोट करेंगे। तो एक बात हो गई। अब दूसरा पॉइंट थीटा के लिए, आपको हमने थीटा के लिए क्या समझाया था, थीटा क्या होता है, एंगल तो होता है तो हमको पता है, हाँ थीटा से वेलोसिटी तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एंगल ही रिप्रेजेंट करेंगे, वो तो हमको पता है। उसके बारे में क्या बताया गया था कि उसको हम कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब मेनली कहीं पर भी थीटा को लेना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन वो जब जरूरत पड़ती तब लेते हैं, अदरवाइज नॉर्मली यहां पर जो tan थीटा में थीटा लिया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाता है। तो ये होता है एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा के आगे लिखेंगे एंगल of line with positive x direction, with positive x direction and in anti-clockwise.
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जो है उधर से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहां पर मेजर करेंगे हमेशा थीटा को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, थीटा एंगल है, लेकिन एंगल कैसे, आप इधर से मेजर, कभी इधर से नहीं करें। अगर इधर से करना है तो क्या उसका रिजल्ट आएगा वो हम लोग सीखेंगे। फिलहाल यहां पर जो थीटा लिया जाएगा m इक्वल टू tan थीटा में, वो थीटा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स से, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स से क्या मतलब है यहां पर, उसको यहां पर समझा देते हैं। जैसे यहां पर देखो कि जैसे कोई भी लाइन है वो चाहे यहां ड्रॉ की गई हो, यहां ड्रॉ की गई हो, यहां ड्रॉ की गई हो, ठीक है। तो कहीं पर भी हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको यहां पर जैसे कुछ लोगों को ये लगने लगता है ना कि ये ओरिजिन हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया तो इधर नेगेटिव हो गया, तो यहां वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको यहां पर क्या कहा गया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से लेना है उसको, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ से। तो मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके एक साइड का पार्ट पॉजिटिव की तरफ होता है और दूसरा साइड नेगेटिव की तरफ होता है, जब भी कोई लाइन ड्रॉ करोगे। तो जैसे यहां पर है, तो अगर हम इधर देखेंगे यहां पर इस लाइन के लिए, तो इसके राइट में होगा पॉजिटिव और लेफ्ट में होगा नेगेटिव, मतलब इस साइड ही तो नेगेटिव पड़ेगा। अगर इधर कहीं भी चले जाओ तो नेगेटिव नहीं पड़ेगा, इधर जाएंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आपको इधर से एंगल लेना है, मतलब ऐसे आपको एंगल लेना है, दिस इज थीटा। इसके लिए भी यही करना है। अब यहां देखेंगे अगर, तो इसी में कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, नहीं, वो पॉजिटिव साइड लेना है आपको। तो अगर ये लाइन है तो पॉजिटिव साइड इधर ही तो पड़ेगा जाकर, अगर आगे जाएंगे तो प्लस मिलेगा, इधर जाने पर तो प्लस मिलेगा नहीं। तो पॉजिटिव की तरफ से आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लेना है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो वही यहां लिखा गया, एंगल ऑफ लाइन विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन दो बातों को हमने यहां पर समझ लिया। अब यहां पर जो एंगल वाला पॉइंट है इसे थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे ये जो थीटा है, तो हमें पता है कि जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि थीटा की वैल्यू अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, और दूसरे क्वाड्रेंट में है हम तो tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां जो ये एंगल होता है ये 0 और 180 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर थीटा की बात करें, इफ थीटा को हमने कह दिया यहां पर 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट m इज पॉजिटिव, ठीक है। तब m की वैल्यू यानी कि जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर यहीं पर थीटा की वैल्यू लाई कर रही है 90 और 180 के बीच में, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में m की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नोट करेंगे वहीं पर। यहां पर या तो एक ये जैसे यहां पर लिखा गया ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर वैसे ऊपर लिखा हुआ है, फिर से लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा भी लिख लो। वहां पर ध्यान रहेगा कि थीटा की वैल्यू जब रखेंगे तभी वहां पर आपको पता चल जाएगा कि अगर 90 180 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वो tan थीटा नेगेटिव यानी कि स्लोप नेगेटिव, और ऊपर के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां पर देखते हैं हम लोग, ये जो ग्राफ दोनों बनाए गए हैं, तो इसमें अगर आप देखो तो इस वाले केस के लिए थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री, थीटा 90 से कम है, तो 90 से कम है तो इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में होंगे। तो इस तरह की अगर कोई भी लाइंस हैं तो इसके लिए जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर इन लाइंस के लिए देखें तो इसमें कोई भी लाइन ले लो, ये जो भी लाइन है सबके लिए थीटा की वैल्यू 90 से कम है, और इसमें अगर आप देखो तो सबके लिए थीटा की वैल्यू 90 से
ज्यादा है, थीटा ग्रेटर देन 90, और अगर ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि इस तरह की जो लाइंस होंगी उनके लिए स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज नेगेटिव। अब इस चीज को हमें एकदम रट लेना है, अपने माइंड में डायग्राम से बिठा लेना है कि ऐसे अगर लाइन है, ठीक है, मतलब थीटा वगैरह सोचो ही ना, अगर ऐसे लाइन है मतलब आपको देखते ही पता चल गया कि एक्स एक्सिस से उसका एंगल 90 से कम है, तो वो जो भी चाहे इधर लाइन हो चाहे ऐसे, अगर वो इस तरह से है तो उसका स्लोप पॉजिटिव, और अगर वो इस तरह से लाइंस है तो उसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। नोट कर लो वहां पर डायग्राम के ऊपर, दिख रहा है ना वहां से डायग्राम के ऊपर जो भी लिखा गया वो नोट कर लो। यहां पर जितनी भी बातें हैं एक एक पॉइंट आपको समझा हुआ होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि तमाम जगह पर यूज होने वाला है, तो बार बार इसी तरीके से चीजें आएंगी तो आपको बस हम हिंट दे दिया करेंगे कि देखो ये लाइन ऐसे, स्लोप क्या होगा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए पॉजिटिव। जैसे वो हमने रट लिया कि 0 से ड्रॉप करते हैं तो डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी क्या, √2g, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे याद रखें, ऐसे लाइन स्लोप पॉजिटिव, ऐसे लाइन स्लोप नेगेटिव। मतलब आप वहां सोच भी नहीं रहे, टाइम ही नहीं वेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे है तो थीटा ये होगा वो होगा, डायग्राम से ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर अभी तक जो डिस्कस किया वो क्या, एक्स और वाई डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने एम के बारे में सारी चीज देख ली। अब क्या रहा है सी, सी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। आप देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द इंटरसेप्ट विच लाइन कट्स ऑफ ऑन वाई एक्सिस, मतलब जो लाइन है वो वाई एक्सिस पर जहां पर कट करती है उसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट का हिंदी में मतलब होता है अंतःखंड। अंतःखंड का मतलब जो इनर पार्ट है। अब ये अंतःखंड का क्या मतलब है, देखो यहां पर कि जैसे कोई भी लाइन है, तो जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कहीं पर भी रैंडमली कहीं भी ड्रॉ कर दो, जैसे ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, तो अब इस लाइन ने क्या किया, इस वाई एक्सिस के दो भाग कर दिए। ठीक है, दो पार्ट कर रहे हैं ना, एक ये ऊपर वाला पार्ट है और एक ये नीचे वाला पार्ट है। तो अगर आप नीचे वाला पार्ट देखो यहां पर, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है इस वाई एक्सिस को उसने दो भागों में बांट दिया, तो ऊपर का पार्ट ये बाहर का हो गया और ये ओरिजिन साइड का पार्ट हो गया, तो इसको हम इनर पार्ट कहेंगे। ऐसे आप मान लो यहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, तो इसने भी क्या किया, वाई एक्सिस के दो भाग कर दिए, एक ये बाहर का और एक ये ओरिजिन साइड का पार्ट। तो जो ओरिजिन साइड का पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, इसीलिए उसका नाम हिंदी में बोलते हैं अंतःखंड, मतलब इनर पार्ट रहेगा ओरिजिन साइड का, वो सी है। तो आप यहां पर समझो जरा, जो डायग्राम्स हैं उनसे, जो पहला पार्ट आपको दिख रहा है इसमें अगर आप देखो तो आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन ने इस वाई एक्सिस को यहां कट किया आकर, यानी कि ये ओरिजिन है और ये वाला जो पार्ट है इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट, अंतःखंड। तो यहां पर ये जो पार्ट है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर अगर आप देखें तो इस केस के लिए जो सी हो जाएगा वो प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट इसको कहेंगे हम। वाई एक्सिस से ही मतलब है, एक्स पे कहां कट, समझ लिया कि जो एक्स एक्सिस है उससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है, वो कहां पर कट हो रहा है कहां नहीं हो रहा है उससे नहीं मतलब, वाई एक्सिस पर। इसीलिए आप डेफिनेशन को अगर आप देखें तो उसमें क्या कहा गया कि इंटरसेप्ट में जो लिखा गया, विच लाइन कट्स ऑफ ऑन वाई एक्सिस, की वाई एक्सिस पर वो कहां पर कट कर रहा है उसे हमें देखना है। ठीक है, तो आप यहां पर वाई एक्सिस पर देख रहे हैं कि नीचे कट कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी माइनस में। ऐसे अगर ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर दी गई, तो इस लाइन के लिए अगर आप देखो तो ये ऊपर कट कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर, तो प्लस साइड में है, तो यहां पर अगर हम सी की बात करेंगे तो सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सी नेगेटिव, इसके लिए सी पॉजिटिव। अब जैसे यहां पर ये दो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, तो इन दोनों लाइंस के लिए अगर आप देखो तो इन दोनों में आपको दिख रहा है कि दोनों ही लाइंस ओरिजिन से ही पास हो रही, तो ना तो वो ऊपर कट कर रही ना ही वो नीचे कट कर रही। तो अगर वो ओरिजिन से जा रही तो उसके लिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी यहां पर। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है इसके लिए सी की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन एम क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। इस तरह से लाइन है, थीटा 90 से कम दिख रहा है आपको, एम होगा पॉजिटिव। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसके लिए भी सी जीरो है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो एम होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे है
तो C 0 है, M पॉजिटिव, इस तरीके से क्या है, C 0 है और M नेगेटिव। अगर कोई भी लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही तो वहां पर क्या कंडीशन होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो इस केस के लिए अगर आप देखो यहां पर, तो c की वैल्यू दोनों केस के लिए 0 है, m पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो c 0 कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रिलेशन y इज इक्वल टू mx। इस वाले के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, तो उसी के नीचे आपको लिखना है y इज इक्वल टू mx। तो अगर इंटरसेप्ट 0 है या कोई भी लाइन पास हो रही ओरिजिन से, तो उसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट निकलता है कि कभी भी अगर आपको कोई भी कंडीशन ऐसी दिख रही, तो m तो स्लोप हो गया, और आपको हमने पहले ही कैलकुलस में ही बता दिया था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल तो होता नहीं, जो भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि tan थीटा होगा, और थीटा क्या एंगल, तो एंगल जो भी इसका 30, 60, 45 जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो m है यहां पर वो कांस्टेंट है, दैट मींस ये हो जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यानी कि कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन मिल गई तो आप कहेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पास हो रहा है ओरिजिन से, मतलब इसे हम क्या कहेंगे कि ये लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग विद ओरिजिन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन passing with origin, passing through origin। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसलिए जैसे देखो, जब हम लोग लिखते हैं ओम्स लॉ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। तो V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं, तो अगर हम वहां पर I और V में ग्राफ दिखाते हैं तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही तो दिखाते हैं। अगर हम कहीं पर PV इक्वल टू NRT लिखते हैं तो P प्रोपोर्शनल टू अगर T लिखते हैं, PV इक्वल टू NRT में, तो अगर ऐसे होता है तो P और T का जो ग्राफ दिखाते हैं वो कैसा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बाकी उसमें और भी चीजें होती हैं वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन उसका ग्राफ कैसा होता है, लाइन ही ग्राफ वहां पर रहता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आपको मिलती है तो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे फिर इसी के आगे हम लोग डिटेल में चलेंगे। ठीक है।